हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग का टेस्ट सीरीज 2 तक हो गया था। तीसरा टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। एग्जाम जीएस में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग कोशिश करेंगे, देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। टाइम लिमिटेशन थोड़ा सा रहता है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि सारा को जिसके पास ट्यूशन कोचिंग नहीं है उनको भी एजुकेशन का लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 66 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। 67 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। क्या बोला जा रहा है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में अगर देखिएगा तो ऑप्शन में है समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित और स्वतंत्र। तो भारत में अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत में अर्थव्यवस्था किस टाइप की है। भारत में इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का तात्पर्य ये है, भारत में कुछ चीजें समाजवादी भी है और कुछ चीज क्या है, गांधीवादी भी है, कुछ चीज क्या है, कैपिटल पूंजीवादी भी है। कुछ चीज हमारे संविधान में जो बेस्ट था उसको एडॉप्ट किया गया। तो हमारे संविधान में कैसे, अगर देखेंगे हमारे संविधान में भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है। किस टाइप की अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है, तो भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की चर्चा की गई है। इस चीज को याद रखें। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसा हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग में दूत डाक सेवा का आरंभ कब हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन बोला, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ इसका आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 1986। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए कुरियर सेवा का, तो कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ किया था 1986 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ भी चुका है। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन में दे रखा है 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर और 14 नवंबर। तो क्या कौन सा डे मनाया जाता है, कि 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे याद रखिए, एग्जाम में आपसे पूछ देगा, 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर 14 नवंबर का दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत में 14 नवंबर का दिन ही बाल दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। और 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 14 सितंबर की अगर बात किया जाए तो 14 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 मई को कोई राष्ट्रीय दिवस भारत का नहीं है। तो आप लोगों को 14 फरवरी भी हो गया, 14 मई को कोई दिवस नहीं है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस हो गया, 14 नवंबर को बाल दिवस और डायबिटीज डे भी मनाया जाता है। इसी को याद रखिए, एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आता है। 70 नंबर में क्या बोल रहा है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है, रंध्री होती है, ठोस होती है, किलक होती है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। खोखली क्यों होती है इसको समझिए। अगर खोखली नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये पैर बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, भरा हुआ हड्डी रहेगा ना, सॉलिड हड्डी रहेगा, तो हड्डी बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। पैर बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, आदमी चल नहीं पाएगा। इसलिए पैर की जो हड्डी होती है, मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है। औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, पटना। याद रखिएगा, क्या बोल रहा है, नहीं है। 71 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 71 नंबर का अगर बात करेंगे तो जो पटना शहर है, और यहाँ पटना की अगर बात किया जाए तो पटना नेशनल हाईवे 2 नंबर पे नहीं है।
पटना की बात किया जाए तो पटना ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 2 पर नहीं है? तो पटना नहीं है। अगर बात किया जाए तो बिहार में यह राष्ट्रीय राजमार्ग बरही नेशनल हाईवे 2 की अगर बात किया जाए तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो बरही शेरघाटी, बरही शेरघाटी, डेहरी ऑन सोन, औरंगाबाद, मोहनिया, सासाराम, इन जगहों से होकर गुजरती है कौन? नेशनल हाईवे 2 नंबर। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना। पटना नेशनल हाईवे 2 नंबर पे नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग से क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को पूछ देगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 72 नंबर बोलता है जो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? 72 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोग से पूछ देगा। तो 72 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्वशासन सुनिश्चित करना। या आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, मैं आप लोग को आंसर बस बता देता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्वशासन स्थापित करना। इसको समझिए थोड़ा सा। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 ईस्वी में पारित किया। कब क्या था? 1905 ईस्वी में पारित किया। इस प्रस्ताव का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वशासन को सुनिश्चित करना था। तो 1905 ईस्वी में हुए कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ का अधिवेशन था ये बनारस का अधिवेशन है। और बनारस अभी इसलिए भी फेमस है ना क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र हो जाता है। तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कौन थे अध्यक्ष इनके? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को जो समर्थन किया। और 1906 ईस्वी में 1906 में इस ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में क्या का अध्यक्षता करते हुए कौन? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। यद्यपि अगर देखा जाए तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन में अगर पहली बार पूछे सर्वप्रथम मंच से स्वराज का मांग किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 73 नंबर में। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? 73 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रांतीय सरकार जो था, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा भैया? इसका ऑप्शन नंबर ए 1935 के अधिनियम के तहत। किसके तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत। समझिए थोड़ा सा, जो प्रांतीय सरकारों का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। एक चीज मैं सोच रहा हूँ, एक अलग पेज अगर ले करके समझाया जाए तो ज्यादा बेस्ट होगा। चलिए देखते हैं। तो प्रांतीय सरकार का गठन कब किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम में कुल कितने? 321 धारा, 321 धाराएं, 321 धाराएं एवं 10 सूचियों का इसमें समाकलन था। तो अधिनियम की मुख्य विशेषता इसमें क्या थी? थोड़ा सा मैं 1935 का अधिनियम का जो इम्पोर्टेंट था उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो पहला नंबर में क्या था? केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना व्यवस्था किया गया, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके जो प्रांतीय स्वायत्तता थी उसकी व्यवस्था की गई, प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया गया, प्रांतों में मतलब राज्यों में मताधिकार का विस्तार किया गया, विवाद के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय, अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल थी, तो उसको संघीय न्यायालय का व्यवस्था किया गया, बर्मा को भारत से पृथक अलग कर दिया गया एवं संघीय न्यायालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है क्या क्या किया गया है था
तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज को आप लोग वहां पे करके आइएगा। अगला नंबर क्या है, 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 74 भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां, 371 अनुच्छेद, अनुच्छेद 21 भाग एवं 11 अनुसूचियां। तो आप लोग को इसका पता भी होगा आंसर। तो आप लोग भारतीय संविधान की अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां की बात किया गया। तो इस चीज को याद रखिए, एग्जाम में आप लोग से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे आते हैं, आगे बोल रहा है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा आपको पूछ देगा भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। कब किया गया था, 75 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आते हैं, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्पादन करने में अगर देखेंगे तो चीन है नंबर 1 पे, चीन, चाइना है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो अगर देखेंगे विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है, चीन है। अगर इसके बाद हम लोग देखेंगे यूएसए है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे है यूएसए, फिर है आपको इंडिया, यूएसए, इंडिया, इंडिया के बाद आपको आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर रसिया का स्थान आता है, रसिया, रूस का। तो अगर देखें कोयले में अगर संचित किसके पास कितना भंडार है, इसके दृष्टि से अगर देखेंगे तो यूएसए प्रथम पे है, और इसके बाद रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत है। तो अगर भंडार के अकॉर्डिंग भारत को देखा जाए ना, तो भारत कितना नंबर पे आ जाएगा, तो भारत हो जाएगा 5वें नंबर पे। अगर उत्पादन के अकॉर्डिंग भारत को देखा जाए तो भारत कितने नंबर पे आता है, 3रे नंबर पे। इसी को याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। आगे आते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वलन क्रिया किसके परिणाम है, वलन क्रिया किसके परिणाम है। तो इसका 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके पर्वत का निर्माणकारी बल के जो है, निर्माणकारी जो पर्वत का निर्माणकारी फोर्स जो है, इसकी वजह से वलन क्रिया होती है। इसका 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 77 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 78 में क्या बोल रहा है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, इसके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई में भिन्नता के कारण से, ऊंचाई में भिन्नता के कारण से। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है। तो अंटार्कटिका में अगर देखेंगे तो भारत का तृतीय शोध का केंद्र का नाम क्या है, भारती है। क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, भारती। क्या है, भारती। अगर अंटार्कटिका में स्थापित भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम अगर हम लोग देखेंगे, ये क्या है, भारती रखा गया है। अगर भारत के प्रथम स्थायी वैज्ञानिक केंद्र का नाम पूछ दे तो क्या है, दक्षिण गंगोत्री है। तथा द्वितीय स्थान, जो द्वितीय स्थायी वैज्ञानिक केंद्र का नाम क्या है, मैत्री है। पहला नंबर पे कौन सा था, पहला अगर देखेंगे तो पहला नंबर पे क्या था, दक्षिण गंगोत्री। याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछ देगा। पहला का था दक्षिण गंगोत्री। दूसरा नंबर पे अगर हम लोग बात करें, दूसरा नंबर पे था मैत्री। और तीसरा नंबर पे अगर बात किया जाए, तीसरा नंबर पे कौन है अभी, भारती, भारती। इस चीज को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग से यहाँ से पूछ देगा। अब दक्षिण गंगोत्री जो है ये अभी उपयोग में नहीं है, ये अभी इसको बंद कर दिया गया, ये उपयोग में नहीं है। मैत्री, अब मैत्री अभी चल रहा है, मैत्री में हम लोग जो R&D कर रहे हैं, और भारती में हम लोग R&D कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण गंगोत्री में अभी R&D मतलब ये उपयोग में नहीं है, इसका बंद हो चुका है। और अगला क्वेश्चन पे आ जाए तो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
बोला भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। भारतीय कोयला उद्योग जो उद्योग है उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस पे विचार करने के बाद क्या जाता है। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। मैं इसका आंसर जो है, आंसर आप लोगों को बता देता हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो चारों पॉइंट है ना, चारों पॉइंट भारतीय कोयला उद्योग में प्रकट है। पहला पॉइंट क्या है, निम्न कोटि का कोयला है एवं कोयला का संचलन जो करते हैं उसमें बाधा आता है। ढुलाई संसाधनों का उपयोग क्षमता में कमी है हमारे यहाँ। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता है और कार संचालनों की कीमतें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो अप टू 4 चारों पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। अगला 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। अगर सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागभट्टनम, तो आप लोग को इसका आंसर तो पता भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी लोथल। क्या हो जाएगा, बी। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो लोथल की जो प्रसिद्धि थी एक बंदरगाह नगर के रूप में थी। यह गुजरात के कहां पे, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरागत दाला ग्राम के निकट स्थित है। याद रखिएगा, कभी कभी नदी का नाम भी पूछ देता है। लोथल किस नदी किनारे था, ये था भोगवा नदी किनारे। भोगवा नदी किनारे, कौन सा नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्धि उपलब्धि अगर देखेंगे तो हड़प्पाकालीन बंदरगाह के अतिरिक्त हम लोग अगर देखा जाए तो विशिष्ट मृदभांड मिले हैं, उपकरण मिले हैं, मोहरे मिले हैं, बाट एवं माप के उपकरण कुछ मिले हैं। तो इस चीज को याद रखें, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। कौन से गुप्त सम्राट थे जिसने हुनों को पराजित किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर क्या हो जाएगा, अस्कंदगुप्त। तो गुप्त सम्राट अस्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। अस्कंदगुप्त को राज सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ के रूप में उल्लेखित हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें अस्कंदगुप्त को सफलता मिली थी। तो कौन सा गुप्त सम्राट थे, अस्कंदगुप्त थे। इसी को याद रखें, कौन थे, अस्कंदगुप्त थे। अगला क्वेश्चन क्या है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। आप लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था, राजतिरंगिनी। कौन सा था, डी नंबर इसका आंसर, राजतिरंगिनी। तो कलहन राजतिरंगिनी किसके बारे में, कश्मीर के बारे में चर्चा किया गया। कश्मीर की जो कलहन कश्मीर के प्रसिद्ध जो संस्कृत कवि एवं इतिहासकार थे, इन्होंने अपनी पुस्तक राजतिरंगिनी में कश्मीर के इतिहास का जो व्यवस्थित रूप से व्याख्या किया है। इसमें कुछ 8 तरंग और 8000 श्लोक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 8000 ही शायद 8000 के आसपास ही श्लोक है। 80 कौन सा हो गया आप लोग को, 83। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। मतलब रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ देगा। 84 नंबर क्वेश्चन, तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका अगर देखेंगे 84 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, तो बताइए आप लोग भी। हाँ, जूनागढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूनागढ़। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, जूनागढ़ हो जाएगा। अगला क्या है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। इसका आंसर आप लोगों को पता भी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आप लोग बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक की अगर बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका कोई पुत्र नहीं था मोहम्मद गोरी का, इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गोरी की प्रतिनिधि किसको दे दी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के शासन करने का निमंत्रण दिया गया। और ऐबक ने लाहौर पहुंचकर जून, याद रखिएगा एग्जाम में बीपीएससी एग्जाम में जून पूछ देता है, जून 1206 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया।
अपने शासन के 4 वर्ष बाद ही 1210 ईस्वी में क्या हुआ, 1210 ईस्वी में क्या होता है, लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 86 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी चुका है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र देव। कौन थे, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे, रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन द्वारा 1296 ईस्वी में देवगिरी के विरुद्ध एक अभियान की सफलता पर वहां के शासक रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष कर देने का वादा किया था अलाउद्दीन से। फिर क्या होता है, रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव, जिसको सिंघम देव के हस्तक्षेप से वार्षिक कर का भुगतान पे रोक लगा दिया गया था। क्या लगा दिया था, रोक लगा दिया गया था। इसके बाद अलाउद्दीन ने अपने जो नायब थे मलिक कफूर, तो मलिक के नेतृत्व में एक सेना का देवगिरी पे आक्रमण करने के लिए भेजा। भयानक लूटपाट के बाद रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया और रामचंद्र ने सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत होने पर सुल्तान ने उसके साथ उदारता का व्यवहार किया और याद रखिएगा राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता भी है, जो राय रायन की उपाधि किसको दिया गया है, हाँ, राय रायन, राय रायन की उपाधि किसको दिया गया था, ये दिया गया था रामचंद्र देव को। किसके द्वारा दिया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था और उसे सुल्तान ने गुजरात के नवसारी के जागीर एवं लाखों स्वर्ण टके देकर वापस भेज दिया। कालांतर में राजा रामचंद्र देव अलाउद्दीन का बहुत अच्छा, बाद में जाकर के बहुत ही अच्छा मित्र बन जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तो अगर बात करें अकबर ने क्या किया गया था, अकबर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे अकबर दे रखा है क्या, हाँ, अकबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन किसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर देखेंगे अगस्त अगस्त 1563, अगस्त 1563 ईस्वी में क्या होता है, अकबर ने विभिन्न तीर्थ स्थानों पर लगने वाला तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया, वसूली को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन हम क्या बोलता है, आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, एक खैराती अस्पताल। दारुल सफा क्या था, एक अस्पताल था जिसमें क्या होता था, जनता की इलाज हुआ करता था, मतलब फ्री में इलाज हुआ करता था। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग छोड़ के मत आइएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, मुकदमों के साथ और किसानों के साथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था। तो किसके द्वारा, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए नंबर। अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, जमींदारों के साथ किया गया। और अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा अस्थाई बंदोबस्त को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो जमींदारी प्रथा के भी नाम से इसको जाना जाता है। अगला आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। इसका भी ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, ए, आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग थे, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर बात करें, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था एक मिनट थोड़ा सा, अगर प्रार्थना समाज की स्थापना की बात किया जाए,
प्रार्थना समाज की स्थापना की बात किया जाए तो कब स्थापना किया गया था? 1867 में इसकी स्थापना किया गया था आत्माराम पांडुकर के द्वारा, मुंबई में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष के विवाह के आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, प्रार्थना समाज संस्था के सहयोग से ही कालांतर में बाद में क्या होता है? दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ तथा दक्कन शिक्षा संघ की स्थापना होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ देगा किसके उपज थी दलित जाति मंडल और समाज सेवा संघ? तो ये आत्माराम पांडुरंग के जो प्रार्थना समाज के ही उपज थी। अगला क्या है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसको बुलाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगर राजा राम मोहन, ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट डेट है, बहुत बार पूछा है, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को क्या करता है? कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करता है। किसका? ब्रह्म समाज की स्थापना करता है। और ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन भी था। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास व्यक्त करते थे, मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का भी विरोध किया। उन्होंने कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म पर कोई भी निश्चित मत व्यक्त नहीं किया था। उन्होंने धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतर आत्मा तथा तर्क से ऊपर नहीं माना। उनके उपदेशों का सार क्या था? सर्वधर्म समभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय में। क्या था? सर्व धर्म समभाव, मतलब सारे जो धर्म है, सारे धर्म क्या है? बराबर हैं। इस चीज को याद रखिए। सर्वधर्म समभाव का दिया था। उन्होंने 1814 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? 1814 में 1814 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय समान सभा का भी स्थापना किया था। कौन सा सभा? आत्मीय सभा। क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी को आत्मीय सभा का स्थापना किया। और 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वेदांत कॉलेज का भी स्थापना किया था। वेदांत कॉलेज, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वेदांत कॉलेज का 1815 स्थापना किया था। और इसी को याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो आप लोग यहाँ पे छोड़ के मत आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को, 1 जनवरी, थोड़ा सा डेट याद रखिएगा, इस क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ देता है। 1923 ईस्वी को क्या किया गया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने विट्ठल भाई पटेल और मदन मोहन मालवीय जयकर के साथ मिलकर के इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज दल की स्थापना की। जिसके पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहले अध्यक्ष कौन थे? CR दास थे, CR दास। और अगर सचिव की बात करें तो मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। इसी को याद रखिएगा। तो अब स्वराजवादियों ने क्या किया? विधानमंडल के चुनाव लड़ने और विधानमंडलों में पहुंचकर सरकार की आलोचना करने की राजनीति बनाई थी। इसी को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला जो 93 नंबर क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अगर बात करेंगे तो किसके द्वारा किया गया था? इसके द्वारा किया गया था मैडम HP ब्लादविस्की के द्वारा भी किया गया था। मतलब अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो कर्नल अल्कॉड एवं मैडम HP ब्लादविस्की के द्वारा 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा, इसको भी क्वेश्चन टाइम डेट भी पूछ देगा। 1875 ईस्वी में इसका भी स्थापना किया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी? तो अगर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक होम है ऑप्शन में, नहीं है। तो आर्कटिक होम भी लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा।
और गीता रहस्य भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर पे कौन सा है? बी है, गीता रहस्य है बी नंबर पे। तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। बर्मा अगर देखें जो अब म्यांमार हो गया है, तो बर्मा के जेल में कारावास के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास तथा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने अपने मित्र जो कौन थे? चिपलूनकर एवं आगरकर के सहयोग से 1881 ईस्वी में द मराठा एवं केसी नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया था। याद रखिएगा 1881 ईस्वी में कौन कौन भैया? द मराठा और साथ में कौन था? और साथ में केसरी नामक साप्ताहिक पत्रों का क्या किया था? विमोचन किया था। इसी को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग से पूछता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 95 नंबर। जब कोई 95 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख रहा है। जब कोई अंतःक्रिया नहीं होती तब भाप गुजरती है ऊपर से। देखिए बोला गया है, आंसर इसको मैं समझा देता हूँ। बोल रहा है जब किसी भी मेटल के ऊपर से भाप गुजरेगी तो उसपे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा कौन सा मेटल होगा? इसका आंसर हो जाएगा 95 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अल्युमिनियम। अल्युमिनियम के ऊपर से अब भाप गुजरेगा, कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको समझिए थोड़ा सा। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? 96 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। किसमें? प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो याद रखिए 96 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 97 नंबर में क्या बोल रहा है? एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया किसको बताता है? तो एम्फीबिया की बात करें तो एम्फीबिया वर्ग की प्रणाली उभयचर अर्थात जल और स्थल दोनों पर चलने वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? ये असमतापी होते हैं। श्वसन क्लेमों, त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। इसमें जो सांस देता है किसके द्वारा? त्वचा एवं फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय में 3 डिवीजन होते हैं, इसमें 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेढक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 97 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? डी। जल एवं स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को क्या बोलते हैं? एम्फीबिया बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले को क्या बोलते हैं? एम्फीबिया बोलते हैं। 98 नंबर में बोला गया है अजात शत्रु का वंश का नाम क्या था? इसका आंसर तो कोई 99 नंबर में बोल दिया। 98 नंबर का आंसर क्या था? क्वेश्चन क्या है? सैमन कमीशन पहली बार भारत आया था। सैमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो नवंबर 1927 में सैमन कमीशन का गठन कब किया गया था? गठन की बात किया गया था तो गठन हुआ था इसका नवंबर 1927 ईस्वी लंदन में। और 1928 में पहली बार भारत आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 1928 में पहली बार भारत आया था, लेकिन इसका गठन हुआ था नवंबर 1927 ईस्वी में। सैमन कमीशन का गठन 1900 क्यों हुआ था? तो जो 1919 ईस्वी के सुधारों के जांच के लिए, जो 1919 का जो अधिनियम था ना, उसके सुधारों के लिए जांच के लिए इसका गठन किया गया था। क्योंकि इसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए इसका भारत में जो है जो खूब जोर से, बहुत जोरों शोरों से इसका विरोध हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा। अगला 99 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, हर्यक वंश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश। अजात शत्रु का वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश इसका वंश का नाम था। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का 100 नंबर क्वेश्चन क्या है? तृतीय बौद्ध सभा तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। इसको समझिए थोड़ा सा। पहला जो था, पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगिरी में,
दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कश्मीर का कुंडल वन में, कुंडल कुंडल वन कहाँ? कश्मीर में। इसी को याद रखिएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन 101 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इसे पूछ चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? 101 नंबर का क्वेश्चन में क्या है? यह एक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? क्योटो प्रोटोकॉल का ऑप्शन नंबर डी। इसको समझिए थोड़ा सा। अगर क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये क्या है? एक इंटरनेशनल संधि है। जो क्या है? एक इंटरनेशनल संधि है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संधि है। कब किया गया था भैया? ये 1992 में। डेट भी पूछ देगा आपको। किया गया था जलवायु परिवर्तन आयोजित संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा सम्मेलन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये तो उसको UNFCC, 3 गो CC है, 3 गो C है, इसी को याद रखेगा। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। इस सम्मेलन में मुख्य बात क्या क्या था? तो पहला चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भैया, आप लोग को थोड़ा सा याद रखना चाहिए। मेंस में भी क्वेश्चन लिखने को यहाँ से पूछ लेगा। तो पहला क्या था? ग्लोबल वार्मिंग के खतरे के बारे में डिस्कशन किया गया था। मानव द्वारा जो उत्सर्जित CO2 है, CO2 के उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या पर आधारित था। इसका उद्देश्य क्या था? वायुमंडल में विद्यमान ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को कम करते हुए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करना। दिसंबर 1997 दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए और 16 फरवरी 2005 को यह तत्काल प्रभाव से लागू माना गया। इस चीज को याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला सीरीज में फिर हम लोग आगे को डिस्कशन करेंगे। डेली ये सीरीज कम से कम 25 क्वेश्चन का डेली सीरीज रहेगा और एक क्वेश्चन में हमको लगता है 5 से 7 क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इसको कभी भी इस टेस्ट सीरीज को मत छोड़िएगा। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, बीपीएससी या तो अगस्त में हो या अक्टूबर में हो, जब भी हो 120 प्लस स्कोर आएगा। यहाँ से आपको सारा सब्जेक्ट डील किया जाएगा। 25 क्वेश्चन करके डेली डील किया जाएगा और साथ में कभी आपको बजट का बिहार बजट आ जाएगा, कभी आपको इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, कभी नेशनल बजट आ जाएगा, ऐसे आते रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों सभी को थैंक यू, गुड लक, अच्छा से पढ़ाई करते रहिए।